बिल्कुल नमस्कार। आज तारीख है 17 मार्च 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं आज के इस गहन विश्लेषण पर। बिल्कुल। पहला मुद्दा होगा पश्चिम एशिया का युद्ध और भारत की जो नेबरहुड डिप्लोमेसी है उसके बीच का नाजुक संतुलन। दूसरा होगा भारत का बढ़ता हुआ रसोई गैस का बिल और उसके विकल्प यानी इलेक्ट्रिक कुकिंग की क्या चुनौतियां हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल मुद्दा है। वही तीसरा विषय है ब्राजील के बेलेम में जो क्लाइमेट फाइनेंस फंड बना है उसमें और वहां के स्थानीय समुदायों के अधिकारों के बीच का टकराव। चौथा हम देखेंगे गुजरात विधानसभा में कुपोषण के डेटा को लेकर जो एक राजनीतिक बहस छिड़ी है। और आखिर में पांचवा विषय होगा शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य और एक समावेशी यानी इंक्लूसिव यौन शिक्षा की कितनी सख्त जरूरत है। तो चलिए ठीक है, दुनिया के नक्शे से ही शुरू करते हैं। 28 फरवरी से पश्चिमी एशिया में जो युद्ध शुरू हुआ था, है ना, उसकी आंच अब सीधे हमारे पड़ोस में आ चुकी है, यानी दक्षिण एशिया तक। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 4 मार्च की घटना है। एग्जैक्टली 4 मार्च को अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत जो IRS दीना था उसको डुबा दिया। अब ये कोई दूर की बात नहीं रह गई है। सुनने वालों के लिए जाना जरूरी है कि पश्चिमी एशिया में लगभग 2.5 करोड़ दक्षिण एशियाई लोग रहते हैं, जिसमें से 1 करोड़ तो सिर्फ भारतीय नागरिक हैं। वही तो। और अगर हम ग्लोबल समुद्री व्यापार की बात करें तो पूरी दुनिया के जो कमर्शियल नाविक हैं उनमें 15% भारतीय हैं। और सबसे ज्यादा खतरा वहां है जो होर्मुज जलदमरू मध्य है, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का चोक पॉइंट। बिल्कुल, वहाँ हालात सच में बहुत नाजुक हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ठीक है, इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। भारत की कूटनीति इस वक्त मुझे एक टाइट रोप वॉकर यानी रस्सी पर चलने वाले उस नट की तरह लग रही है जिसके नीचे कोई सेफ्टी नेट ही नहीं है। ये बहुत सटीक तुलना है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका और इजराइल के हालिया हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी की मौत हुई तो हमारे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश और मालदीव्स उन्होंने तुरंत अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी, शोक व्यक्त किया। हाँ, उनका रिस्पांस बहुत फास्ट था। लेकिन भारत एकदम शांत रहा। भारत की तरफ से गहरी आप कह सकते हैं रणनीतिक खामोशी रही। ऐसा क्यों? क्या ये खामोशी इंटरनेशनल स्टेज पर भारत को एक तरफा झुकावा नहीं दिखाती? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ना खामोशी खुद एक बहुत बड़ा बयान होती है। अच्छा, मतलब बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देना। बिल्कुल। अगर हम बिना किसी पक्षपात के इसका विश्लेषण करें तो भारत की इस प्रतिक्रिया को टाइम और जियोपॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। ध्यान दीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी का जो हालिया इजरायल दौरा था वो इन हमलों से ठीक पहले ही हुआ था। और इस वक्त भारत इजरायल के साथ डिफेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ है। हाँ, वो डिफेंस डील्स काफी बड़ी हैं। वही। इसके अलावा एक और घटना पर गौर करें, जब अमेरिकी नौसेना ने आइरिस डेना को डुबाया तो उन्होंने समुद्र में डूबते हुए ईरानी नाविकों को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। वेट, सच में उन्होंने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया? हाँ, और वहां पर भारतीय नौसेना ने तुरंत श्रीलंका की नौसेना के साथ मिलकर बचाव कार्य किया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। वाह, मतलब ह्यूमन लेवल पर भारत ने वहां काम किया। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ कैच ये है कि भारतीय नौसेना ने उन ईरानी नाविकों की मौत पर कोई आधिकारिक यानी ऑफिशियल शोक व्यक्त नहीं किया। जबकि अभी फरवरी में ही तो ईरान की नौसेना भारत आई थी। वही मैं बता रही थी, ये वही ईरानी नौसेना है जो विशाखापट्टनम में भारत के सबसे बड़े मल्टीनेशनल नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 में भारत की मेहमान थी। तो एक तरफ उनके नाविकों को बचाया पर दूसरी तरफ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। ये तो कूटनीति का एकदम एक्सट्रीम रूप है। बिल्कुल, इसको ही डिप्लोमेटिक बैलेंस कहते हैं। क्योंकि देखिए, भारत 2026 में ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है जहां ईरान एक बहुत अहम सदस्य है। राइट, वहां ईरान को नाराज नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ क्वाड में अमेरिका के साथ प्रशांत महासागर में चीना को भी काउंटर करना है। तो ये बैलेंस रखना मजबूरी भी है और जरूरत भी। ये वाकई बहुत जटिल है। और सुनने वालों के लिए यहाँ ये कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि इस कूटनीति में किसी एक तरफ ज़्यादा झुकने का असर सीधा हमारी इकॉनमी पर पड़ता है। हाँ, क्योंकि आखिर में बात तो तेल और गैस पर ही आती है। बिल्कुल, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाता है तो तेल और गैस के जहाज़ वहीं रुक जाएंगे, इंश्योरेंस का प्रीमियम रातों रात बढ़ जाएगा और फिर क्या होगा?
भारत में पेट्रोल डीजल से लेकर टमाटर प्याज तक के दाम आसमान छूने लगेंगे। वही तो, महंगाई सीधा आम आदमी को हिट करेगी। और इसी अस्थिरता के डर से अब बांग्लादेश और मालदीव्स पहले ही भारत से ऊर्जा सुरक्षा की मांग कर चुके हैं। अब देखिए, ऊर्जा सुरक्षा की ये जो पूरी बात है, ये पश्चिमी एशिया के समंदर से निकलकर सीधा हमारी और आपकी रसोई तक आती है, क्योंकि भारत की गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से ही आता है। सही कहा, हमारा इंपोर्ट बिल काफी ज्यादा है। हाँ, वित्त वर्ष 2024-25 का डेटा देखें तो भारत का जो एलपीजी आयात बिल है वो $26.4 बिलियन पहुंच गया है। ये बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी रकम है, बिल्कुल। और इसीलिए इस इंपोर्ट वाली निर्भरता को कम करने के लिए आजकल भारत की रसोइयों के इलेक्ट्रिफिकेशन पर, यानी उनको इलेक्ट्रिक बनाने पर इतना जोर दिया जा रहा है। आईईएफए की स्टडी भी यही कहती है। हाँ, अक्टूबर 2025 में जो आईईएफए की स्टडी आई थी वो बताती है कि इलेक्ट्रिक कुकिंग बिना सब्सिडी वाली एलपीजी से लगभग 37% सस्ती पड़ती है। और एफिशिएंसी में भी काफी फर्क है दोनों में। वही, इंडक्शन 85% ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, जबकि एलपीजी में तो 60% ऊर्जा सिर्फ गर्मी बनकर हवा में ही उड़ जाती है। सिर्फ 40% ही बर्तन तक पहुंचती है। डेटा के हिसाब से तो ये बहुत ही परफेक्ट सोल्यूशन लगता है। यहाँ आकर मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि थियरी और डेटा में तो इलेक्ट्रिक कुकिंग एकदम शानदार लगती है, पर ज़मीनी हकीकत देखिए। हमारी जो भारतीय रसोई है वो कोई वेस्टर्न किचन नहीं है जहाँ एक ओवन में डाल दिया और सब बन गया। हाँ, यहाँ तो एक साथ बहुत कुछ चलता है। एग्जैक्टली। भारतीय रसोई ना एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की तरह होती है। एक तरफ कुकर की सीटी बज रही होती है, दूसरी तरफ तवे पर रोटी सिक रही है, और उसी वक्त दाल में तड़का भी लग रहा होता है। ये एक बहुत भारी मल्टीटास्किंग प्रोसेस है। बिल्कुल, हर घर की यही कहानी है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या एक सिंगल प्लेट वाला इंडक्शन इस पूरे ऑर्केस्ट्रा को संभाल सकता है? मुझे तो नहीं लगता। देखिए, अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो चुनौती सिर्फ टेरी जैसी संस्थाओं द्वारा कोई एक अच्छा सा मल्टीपॉट इंडक्शन डिजाइन करने तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो असली प्रॉब्लम कहाँ है? ये मान लीजिए पानी की एक पाइपलाइन है। ठीक है। अब अगर दिन भर में लोग थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करते हैं तो वो पाइपलाइन बिल्कुल सही चलती है ना? नॉर्मल फ्लो रहता है। पर अगर देश के करोड़ों लोग एक ही सेकंड में अपने घरों के सारे नल पूरी ताकत से खोल दें तो क्या होगा? ऑब्वियसली पाइपलाइन तो फट ही जाएगी। एग्जैक्टली। अब इसको बिजली से जोड़िए। भारत की जो पीक डिमांड थी वो दिसंबर 2025 में 242.5 गीगावाट तक पहुंच चुकी थी। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। अब सोचिए, रात के 8 बजे जब लोग ऑफिस से लौटकर घर आते हैं, लाइट जलाते हैं, एसी ऑन करते हैं, टीवी चलाते हैं, और ठीक उसी समय अगर करोड़ों घरों में 2000 वॉट के इंडक्शन कुकटॉप्स एक साथ ऑन हो जाएं तो क्या होगा? तो ग्रिड फेल हो जाएगा। बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का यानी डिस्कॉम्स का पूरा नेटवर्क वहीं बैठ जाएगा। तो फिर डिस्कॉम्स इस अचानक बढ़ी हुई डिमांड को पूरा कैसे करेंगी? उन्हें स्पॉट मार्केट से 9-10 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बेहद महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी, या फिर मजबूरी में पावर कट करना पड़ेगा, लोड शेडिंग होगी। ये तो एक नया संकट खड़ा हो जाएगा। तो इसका कोई टेक्निकल सॉल्यूशन है क्या? हाँ, इसका समाधान छिपा है ओपन एडीआर यानी ओपन ऑटोमेटेड डिमांड रिस्पांस जैसी स्मार्ट ग्रिड तकनीकों में। ये ओपन एडीआर आखिर काम कैसे करता है? मतलब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा समझाइए। इसका मैकेनिज्म वाकई बहुत ही शानदार है। ये एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम है जहां आपके घर का जो स्मार्ट मीटर होता है ना, वो सीधे पावर ग्रिड से बात करता है। अच्छा, कम्युनिकेशन होता है उनके बीच। हाँ, तो मान लीजिए ग्रिड पर अचानक से बहुत ज्यादा लोड आ गया 8 बजे के आसपास। ठीक है। तो ओपन एडीआर तकनीक क्या करेगी कि आपके घर के स्मार्ट एसी या स्मार्ट हीटर के कंप्रेसर को सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए अपने आप थोड़ा धीमा कर देगी या बंद कर देगी। वेट, तो लोगों को गर्मी नहीं लगेगी? नहीं, 5 मिनट में कमरे के तापमान में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ओह, दैट्स स्मार्ट। है ना? लेकिन जब अचानक करोड़ों घरों के एसी सिर्फ 5 मिनट के लिए थोड़े धीमे होंगे तो ग्रिड को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा, उसको सांस लेने का मौका मिल जाएगा और वो फेल होने से बच जाएगा। ये तो सच में काफी फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। और इसके अलावा एक और बहुत ही क्रांतिकारी समाधान है जिसे पीयर टू पीयर यानी P2P सोलर ट्रेडिंग कहते हैं। मैंने इसके बारे में पढ़ा था। यूपी में इसका कोई पायलट प्रोजेक्ट था ना? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका एक बहुत सफल पायलट प्रोजेक्ट हुआ है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझने वाला है। हाँ, बताइए।
मान लीजिए एक घर के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं। अब दिन के वक्त उस घर में कोई नहीं है, सब ऑफिस गए हैं, तो जो एक्स्ट्रा बिजली बनी वो उनकी बैटरी में स्टोर हो गई। ठीक है, स्टोर हो गई। अब शाम को जब उनके पड़ोसी ने अपना इंडक्शन ऑन किया और ग्रिड पर लोड पड़ा, तो ब्लॉकचेन तकनीक और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए पहले वाले घर की जो एक्स्ट्रा बिजली थी वो सीधे उस पड़ोसी को बिक गई। वाह, मतलब किसी डिस्कॉम की जरूरत ही नहीं पड़ी बीच में। वही तो, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ा और पड़ोसी की बिजली पड़ोसी के काम आ गई। ये सच में ऊर्जा के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब अपनी ऊर्जा खुद बनाना और अपने ही पड़ोस में बांटना। बिल्कुल। लेकिन देखिए, ऊर्जा सिर्फ तारों और ग्रिड्स में ही नहीं दौड़ती ना। हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी की अपनी एक ऊर्जा है। बहुत जरूरी मुद्दा है ये। और इस पृथ्वी के जो फेफड़े हैं यानी हमारे जंगल, वो इस पूरी ग्लोबल क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। ये विचार हमें नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम में हुए क्लाइमेट समिट तक ले जाता है, जहां पर वो बड़ा फंड बनाया गया था। हाँ, वहाँ TFF यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी नाम के एक नए फंड की घोषणा हुई। और आप देखिए, इसमें नॉर्वे के $3 बिलियन मिलाकर कुल $5.5 बिलियन जमा हुए हैं। एक बहुत बड़ा अमाउंट है। बहुत बड़ा। और इस फंड का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग है। पहले फंड्स क्या होते थे कि पेड़ मत काटो तो पैसे मिलेंगे। राइट। पर ये फंड सिर्फ इसलिए पैसा नहीं देता कि आप पेड़ों की कटाई रोकें, बल्कि जो जंगल अभी स्वस्थ हैं, खड़े हैं, उन्हें वैसे ही बनाए रखने के लिए ये आर्थिक लाभ देता है। कॉन्सेप्ट सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। पर एक मिनट, अगर इस फंड से सिर्फ जंगल को जैसा है वैसा ही छोड़ने के लिए करोड़ों डॉलर मिल रहे हैं, तो ये तो काफी अच्छी डील होनी चाहिए ना। तो फिर जो स्थानीय लोग हैं, जो आदिवासी या इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, जो पीढ़ियों से इन जंगलों को बचा रहे हैं, वो लोग बेलम की सड़कों पर इसका कड़ी टक्कर से विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, यही तो एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है। और यही वो जगह है जहां बड़ी बड़ी नीतियां और जमीनी हकीकत आपस में टकरा जाती हैं। कैसे? देखिए, ग्लोबल फॉरेस्ट कोएलिशन यानी GFC जैसी संस्थाओं ने इस फंड की बहुत कड़ी आलोचना की है। उन्होंने तो इसे एक तरह से औपनिवेशिक या कॉलोनियलिस्टिक मानसिकता वाला फंड बताया है। ओह, कॉलोनियलिस्टिक? इतना बड़ा शब्द? हाँ, क्योंकि इस पूरी योजना के पीछे का जो मैकेनिज्म है ना, वो बाजार और मुनाफे के लॉजिक पर आधारित है, जंगल के असल संरक्षण पर नहीं। मतलब कंट्रोल अभी भी ऊपर वालों के पास है? बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये कि जो स्वदेशी समुदाय हैं, उन्हें इस फंड के संचालन समितियों में कोई वोटिंग का अधिकार ही नहीं दिया गया है। वेट, जिनका जंगल है उनको ही वोटिंग राइट्स नहीं दिए? वही तो, जो लोग जंगल के अंदर रह रहे हैं वो फैसला ही नहीं ले सकते कि ये $5.5 बिलियन कहाँ खर्च होगा। ये तो बहुत ही अजीब बात है। और दूसरी और भी बड़ी समस्या है जमीनी हक यानी लैंड राइट्स की कमी। अब जब इस फंड का पैसा सरकारों या बड़ी NGOs के पास आता है, तो क्या वो आदिवासियों तक नहीं पहुंचता? नहीं, वो उन आदिवासियों तक पहुंचता ही नहीं जिनके पास अपनी जमीन का कोई कानूनी पत्ता नहीं है, और ऐसे लोगों की गिनती करोड़ों में है। तो फिर ये पैसा जाता कहाँ है आखिर? ये पैसा आमतौर पर बीच के बिचौलियों यानी इंटरमीडियरीज और जो बड़े बड़े कंसल्टेंट्स होते हैं उनके पास रह जाता है। और एक और मजाक देखिए, इस फंड में जो $4 प्रति हेक्टेयर का भुगतान प्रस्तावित है, वो वाकई में एक मजाक से कम नहीं है। क्यों? $4 कम है क्या? जरा सोचिए, अगर किसी बड़ी एग्री बिजनेस कंपनी या माइनिंग कॉरपोरेशन को जंगल काटना हो, तो वो सरकार को इस $4 से 100 गुना ज्यादा मुनाफा दे सकते हैं। वहाँ इकोनॉमी ऑफ स्केल अलग है। बिल्कुल। बेलेम में आदिवासियों के विरोध का मेन मुद्दा यही था कि जब तक उन्हें जंगल का कानूनी मालिकाना हक नहीं मिलता और जब तक माइनिंग पर सख्त रोक नहीं लगती, तब तक ये पैसा किसी काम का नहीं। हाँ, तब तक ये $5.5 बिलियन का फंड सिर्फ कागजों पर एक ग्रीन वॉशिंग का काम करेगा। आदिवासियों के लिए उनका जंगल कोई कमोडिटी या कार्बन सिंक नहीं है जिसे बेचा जा सके। ये उनका घर है, उनकी आजीविका है। सबसे बड़ा और सीधा असर जमीनी स्तर पर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। हाँ, स्वास्थ्य सबसे पहले प्रभावित होता है। जब नीतियां ऐसी एसी कमरों में बैठकर बनती हैं और जमीनी सच्चाई कुछ और होती है, तो डेटा यानी आंकड़े भी झूठ बोलने लगते हैं। बिल्कुल। ये चीज हमें हमारे अगले और एक बहुत ही गंभीर विषय तक ले आती है। गुजरात विधानसभा में कुपोषण
यानी मेलन्यूट्रिशन को लेकर हुई डेटा और हकीकत की लड़ाई। ओह हाँ, वो बहस तो काफी चर्चा में रही थी। हाँ, अभी हाल ही में सदन में कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी ने दावा किया कि गुजरात में 100 में से 40 बच्चे कुपोषित हैं। और उन्होंने खास तौर पर कहा कि इनमें से ज्यादातर बच्चे आदिवासी समुदाय से आते हैं। ये नंबर तो बहुत अलार्मिंग है, 40%। लेकिन इसके तुरंत बाद जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं मनीषा वकील जी, उन्होंने सरकार के पोषण ट्रैकर ऐप के जनवरी 2026 के आंकड़े पेश कर दिए। अच्छा, उसमें क्या था? उन्होंने बहुत मजबूती से कहा कि नहीं, राज्य में केवल 11.4% बच्चे ही कुपोषित हैं। 40% और 11.4%, ये फर्क तो बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली। अगर हम इन दोनों दावों को देखें तो ये पूरी तरह से सेब और संतरे यानी एप्पल्स एंड ऑरेंजेस की तुलना करने जैसा हो जाता है। मतलब दोनों के मेजर करने का तरीका ही अलग है। वही बात है, दोनों के जो डेटा सोर्स है ना, वो बिल्कुल अलग-अलग मैकेनिज्म पर काम करते हैं। अब देखिए, पोषण ट्रैकर एक आंगनवाड़ी का रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग सिस्टम है। लेकिन जरा इस सिस्टम के अंदर काम करने वाली एक आंगनवाड़ी वर्कर की कंडीशन की कल्पना कीजिए। उस बेचारी के पास पहले ही दर्जनों सरकारी काम होते हैं। बिल्कुल, उन पर बहुत वर्कलोड होता है। ऊपर से अधिकारियों का लगातार प्रेशर होता है कि भाई अपने इलाके को कुपोषण मुक्त दिखाना है, टारगेट्स मीट करने हैं। हाँ, और ग्राउंड लेवल पर टेक्निकल इश्यूज भी तो होते हैं। वही तो, कई बार ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट नेटवर्क ही नहीं होता। तो ऐसे में उस भारी दबाव, डर और नेटवर्क इश्यूज के चलते अक्सर उस ट्रैकर ऐप में बच्चों का वजन और लंबाई एकदम नॉर्मल फीड कर दी जाती है। तो ये इंटेंशनली गलत नहीं है, बल्कि सिस्टम का एक फ्लॉ है। हाँ, ये एक प्योरली स्ट्रक्चरल या ढांचागत खामी है। अब दूसरी तरफ देखिए, जो विधायक का दावा था वो NFHS 5 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पर आधारित था। और वो तो काफी रिलायबल माना जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो एक स्वतंत्र और गुमनाम साइंटिफिक सर्वे होता है जिस पर किसी लोकल अधिकारी का सीधा कोई दबाव नहीं पड़ता। और पता है, जब हम इस NFHS 5 के डेटा की गहराई में गोता लगाते हैं तो एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है। क्या कहता है वो डेटा? उन साइंटिफिक आंकड़ों के अनुसार गुजरात में 39% बच्चों की हाइट उनकी उम्र के हिसाब से कम है, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में स्टंटिंग कहते हैं। 39%? और 39.7% बच्चों का वजन भी उनकी उम्र के हिसाब से कम है, जिसे अंडरवेट कहा जाता है। ओह, तो ये 39 और 39.7 तो लगभग 40% वाले दावे के एकदम सटीक बैठता है। एग्जैक्टली। और जो पोषण ट्रैकर का 11.4% वाला दावा था, ये उससे तो कोसों दूर है। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे का ग्राउंड लेवल मैकेनिज्म क्या है? इस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। जब हम इस डेटा को क्षेत्रीय स्तर पर यानी रीजनल लेवल पर देखते हैं तो सबसे भयावह स्थिति कहाँ की है? कहाँ की? दाहोद, नर्मदा, पंचमहाल, डांग्स और छोटा उदयपुर जैसे आदिवासी बहुल जिलों की। अच्छा, यानी जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है। हाँ, वहाँ कुपोषण का आंकड़ा 50% को भी पार कर जाता है। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कुपोषण सिर्फ एक मेडिकल समस्या नहीं है जिसे आप कुछ गोलियां या आयरन का सिरप देकर ठीक कर देंगे। राइट, ये उससे कहीं बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, ये गहरी सोशो इकोनॉमिक यानी सामाजिक आर्थिक बीमारी है। ये सीधा दिखाता है कि राज्य के विकास के मॉडल में संसाधनों तक पहुंच कितनी असमान है। मतलब सबका विकास बराबर नहीं हो रहा। वही, जो समुदाय हाशिए पर है उनके पास न स्वच्छ पानी है, न रेगुलर रोजगार है और ना ही पौष्टिक भोजन खरीदने की क्षमता है। तो ये जो डेटा का विरोधाभास है ना, ये असल में सत्ता और कमजोर वर्ग के बीच की खाई का डेटा है। तो इस सबका आखिर मतलब क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य की इस गंभीर सच्चाई से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस मानसिक स्वास्थ्य की जिसे अक्सर हमारे घरों में और विशेषकर हमारे जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जो एकेडेमिया है, वहाँ पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मेंटल हेल्थ इन एकेडेमिया सच में एक हिडन क्राइसिस है। अभी हाल ही में देखिए, जर्मनी की जो DAAD संस्था है यानी जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस, उनके फेलोज का एक बड़ा ही अनोखा साझा अनुभव सामने आया है। DAAD तो काफी रेप्यूटेड इंटरनेशनल संस्था है। बहुत रेप्यूटेड है, दुनिया भर के रिसर्चर्स वहाँ पढ़ने जाते हैं। अब भारत और जर्मनी के इन रिसर्चर्स का जो अनुभव है वो ये बताता है कि हमारे क्लासरूम्स और सिलेबस में सेक्सुअलिटी या यौन शिक्षा को केवल एक क्लिनिकल, मेडिकल या बायोलॉजिकल नज़रिए से देखा जाता है।
मतलब सिर्फ साइंस के एंगल से। हाँ, मतलब डिजीजेस क्या हैं, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन कैसे होता है, शरीर रचना विज्ञान क्या है, बस वहीं तक। और इससे क्या नुकसान होता है? इस अत्यधिक मेडिकलाइज्ड नज़रिए का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो क्वियर समुदाय हैं यानी LGBTQ+ कम्युनिटीज़, उनकी जो पहचान है, उनकी भावनाएं हैं और उनके जो वास्तविक जीवन के अनुभव हैं, वो इस पूरी पढ़ाई से ही मिट जाते हैं। उन्हें जगह ही नहीं मिलती। ये तो सच में आइडेंटिटी को इरेज करने जैसी बात हो गई। और इसी दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने 2024 और 2025 में काफ़ी अहम कदम उठाए हैं। कोर्ट ने ट्रांसजेंडर इंक्लूसिव यानी ट्रांसजेंडर समावेशी शिक्षा और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए काफ़ी क्लियर गाइडलाइंस जारी की हैं। पर क्या सिर्फ कोर्ट की गाइडलाइंस से ग्राउंड रियलिटी बदलेगी? वही तो पॉइंट है। सिर्फ गाइडलाइन से काम नहीं चलेगा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण जर्मनी की म्यून्स्टर यूनिवर्सिटी से मिलता है। अच्छा, वहाँ क्या हुआ था? वहां पर एक वर्कशॉप हुई थी जहां ये साफ दिखा गया कि जब ऐसे संवेदनशील विषयों पर बात होती है तो छात्र ना बहुत असहज, बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। नेचुरली, क्योंकि हमारे समाज में इन टॉपिक्स पर खुलकर बात नहीं होती। बिल्कुल। तो वो खुद को बचाने के लिए एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए क्लासरूम में सीधे कोई भारी भरकम थ्योरी पढ़ाने के बजाय वहाँ पर आइस ब्रेकर सेशंस का इस्तेमाल होना चाहिए। आइस ब्रेकर सेशंस किस तरह के सवाल होते हैं इनमें? जैसे छात्रों से शुरुआत में ही ये पूछना कि आपके लिए इंटिमेसी यानी आत्मीयता का अपना व्यक्तिगत मतलब क्या है। अब ऐसे सवालों से क्या होता है कि थ्योरी से पहले एक भरोसे का पुल बन जाता है। ये अप्रोच बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इस पूरे मुद्दे को आज के युवाओं के मेंटल हेल्थ से जोड़कर देखें ना, तो हालात बहुत ही नाजुक है। आज का जो युवा है वो बहुत भयानक पारिवारिक, सामाजिक और अपने करियर के दबाव से गुजर रहा है। बिल्कुल, प्रेशर बहुत ज्यादा है आजकल। ऐसे में शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी ना सिर्फ डिग्रियां छापने या बांटने तक सीमित नहीं रह सकती। संस्थानों को एक डाइवर्सिटी अवेयर यानी विविधता के प्रति जागरूक माहौल बनाना ही पड़ेगा। पर वो लोग तो एक दो काउंसलर हायर करके सोचते हैं काम हो गया। वही मैं कहने वाली थी। अक्सर हम देखते हैं कि जब किसी यूनिवर्सिटी में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है तो प्रशासन तुरंत क्या करता है? कुछ साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट कर देगा या स्ट्रेस मैनेजमेंट पर एक आध वर्कशॉप करवा देगा। हाँ, एकदम रिएक्टिव अप्रोच होता है। पर इसके पीछे का मैकेनिज्म समझिए। सिर्फ एक डॉक्टर वहां बैठा देना कोई परमानेंट इलाज थोड़ी ना है। तो परमानेंट इलाज क्या है फिर? जब तक संस्थागत सोच यानी इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट नहीं बदलेगा, जब तक प्रोफेसर्स और प्रशासन का रवैया इंक्लूसिव और सहानुभूतिपूर्ण नहीं होगा, तब तक जो छात्र अपनी आइडेंटिटी या अपने सोशल प्रेशर से जूझ रहे हैं वो कभी सामने आकर मदद मांगेंगे ही नहीं। हाँ, उन्हें ट्रस्ट ही नहीं फील होगा ना सिस्टम पर। एग्जैक्टली। हमें ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो विविधता को यानी डाइवर्सिटी को केवल सहन ना करे, टॉलरेट ना करे, बल्कि उसे खुले दिल से स्वीकार करे और उसका जश्न मनाए। बहुत ही उम्दा बात कही आपने। और यही वो बिंदु है, यही वो पॉइंट है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोता है। बिल्कुल। देखिए ना सुनने वालों, आज हमने कितनी अलग अलग दुनिया की सैर की। हमने पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक युद्ध में फंसी भारत की उस टाइट रोप डिप्लोमेसी को देखा। हमने ये समझा कि कैसे हमारे घरों की ऊर्जा को सुरक्षित रखने के लिए स्मार्ट ग्रिड्स और पीयर टू पीयर ट्रेडिंग जैसे सिस्टम्स की ज़रूरत है। फिर हमने ब्राज़ील के जंगलों में उस क्लाइमेट फाइनेंस के नाम पर हो रहे औपनिवेशिक कंट्रोल को डिकोड किया। हाँ, जहाँ लोकल आवाज़ों को दबाया जा रहा था। राइट। और हमने गुजरात में कुपोषण के आंकड़ों के पीछे छिपे ज़मीनी दबावों और डेटा की असल सच्चाई को भी परीक्षा। और अंत में हमने एजुकेशन सिस्टम के अंदर मानसिक स्वास्थ्य और एक समावेशी माहौल के मैकेनिज्म को समझा। और अगर आप ध्यान दें तो इन सब में एक बात बिल्कुल कॉमन है। क्या है वो? पावर और कंट्रोल, यानी सत्ता और नियंत्रण। जब तक हम सिस्टम के अंदर बैठे जो कमज़ोर या हाशिए पर हैं, जो मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस हैं, जब तक हम उनको नहीं सुनेंगे, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छोटे देश हों या फिर जंगल बचाने वाले असली आदिवासी हों, या फिर प्रेशर में दब रही आंगनवाड़ी वर्कर हो, या अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा कोई अकेला छात्र हो, वही तो, तब तक ऊपर से थोपी गई कोई भी नीति सफल नहीं हो सकती।
फैसले लेने का अधिकारी उन लोगों के हाथों में होना ही चाहिए जो उस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही। हर मुद्दे का जो अ, अंतिम सत्य है वो संसाधनों और अधिकारों का विकेंद्रीकरण ही है, डिसेंट्रलाइजेशन है। राइट। जब तक नीतियां बॉटम अप यानी जमीन से ऊपर की ओर नहीं बनेंगी, तब तक हम सिर्फ बीमारी के लक्षणों का, सिम्टम्स का इलाज करते रहेंगे, उसकी आत्मा या मूल बीमारी का नहीं। बहुत खूब। और इसी बात पर सुनने वालों के लिए हम एक ऐसा विचार छोड़कर जा रहे हैं जिस पर आपको खुद गहराई से सोचने की जरूरत है। क्या विचार है वो? आज हम विकास के नाम पर स्मार्ट ग्रिड्स, रियल टाइम डेटा ट्रैकर्स और नए नए ग्लोबल क्लाइमेट फंड्स जैसी बेहतरीन तकनीकें और सिस्टम तो धड़ल्ले से बना रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ तकनीक से समाज बदलता है? ये बहुत बड़ा सवाल है ना? जब तक हम पावर का यानी सत्ता और नियंत्रण का सही मायनों में विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे, चाहे वो जंगल के मामले में आदिवासियों के लिए हो या अपने शरीर और पहचान के मामले में एक युवा छात्र के लिए हो, क्या हमारी कोई भी महंगी तकनीक असल में हमारे समाज की बुनियादी असमानताओं को कभी खत्म कर पाएगी? इस पर हम सबको सोचना होगा। बिल्कुल। और इसी अहम और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। इस पूरी चर्चा को ध्यान से सुनने और इन जटिल मुद्दों की गहराई को समझने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं